करते हैं हम लोग आज का अपना करंट अफेयर का सेक्शन। ठीक है, जैसे जो कंटिन्यू चल रहा था, और कल जो है आपका आएगा ड्यूटेरा प्लस जीएस। ठीक है, ड्यूटेरा प्लस आएगा। आज चलिए हम अपना शुरू करते हैं, जो डेली अपना चल रहा है करंट अफेयर सेक्शन, वही शुरुआत करते हैं पहले पेज से। देयर इज नो फोर्स मोर पावरफुल देन अ वुमन डिटरमाइंड टू राइज। ऊपर उठने के लिए दृढ़ संकल्पित महिला से अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति नहीं। जी बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने संकल्प ले लिया है ऊपर उठने का, उस महिला से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। ठीक है, किनका कहना है? बोसा सिबेले का। ठीक है, बोसा सिबेले जो है एक बोत्सवाना की राइटर हैं, अफ्रीकन कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज का अपना। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य नौकरी देने वाला बनाना। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। यहाँ से ये बात ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, किन के अंडर है? तो धर्मेंद्र प्रधान के अंदर है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य नौकरी देने वाला बनाना है। यहाँ से नई शिक्षा नीति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बारे में सारी चीज जानिए, बेसिक्स टू एडवांस क्या क्या है, क्यों न्यूज में है अभी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन 29 जुलाई 2020। पहले तो ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट में जो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ था। अभी तक कितनी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है? तो 3 आ चुकी है, ये तीनों ध्यान में रखिएगा। एक आई है आपके 1968 में, पहली थी ये फर्स्ट इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक है, दूसरी आपकी आई है 1986 में राजीव गांधी के टाइम में। ठीक है, और तीसरी ये है पीएम नरेंद्र मोदी के टाइम में। ठीक है, 29 जुलाई 2020। ये सब ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसमें जो हुआ क्या है, मेन चीज ये ध्यान में रखिएगा। आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बीपीएससी ट्री का एग्जाम चल रहा है, आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 10+2 को रिप्लेस कर दिया है किससे? 5+3+3+4। 5+3, ये पैटर्न याद रखिएगा। आपको ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 10+2 से किससे रिप्लेस हुई है? तो इससे रिप्लेस हुई है। ये जो है 5 आपका फाउंडेशनल स्टेज है। देखिए फाउंडेशनल स्टेज है 5। 3 स्टेजेस भी याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। 3 ईयर जो है आपका प्रेटरी स्टेज है। ठीक है, और उसके बाद आपका 3 ईयर लर्निंग मिडिल स्टेज है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और 4 साल जो है आपका सेकेंडरी स्टेज है। इस तरह से जो है आपका 5+3+3+4 ये चेंज हुआ किससे? 10+2 से। याद कर लीजिए, यहीं पे रट लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से कोई भी सवाल हो सकता है, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अब इसमें ये भी याद रखिएगा कि फाउंडेशनल स्टेज में 3 से लेके 8 साल के बच्चे के लिए, और उसके बाद प्रीपैरेटरी स्टेज में आपको 8 से 11 साल के लिए, और मिडिल स्टेज में 11 से 14 साल, और सेकेंडरी स्टेज यानी क्लास 9 से लेके आपको 12 तक 18 साल, 14 से 18 साल के बच्चे याद रखिएगा इसमें होते हैं। आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज। कोई भी स्टेज से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। पुरानी चीज है, स्टैटिक बेस से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसको रिप्लेस कर रही है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जो आपको पहले ही बताया राजीव गांधी के टाइम आई थी। ठीक है, उसके बाद किस कमिटी के थ्रू आई है, लॉन्च हुई है ये पॉलिसी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने इसकी रिपोर्ट सबमिट की थी 2019 में। उसके बाद ये 2020 में जो है NEP आया है आपको 29 जुलाई 2020। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी आपको बता दिया गया। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। देखिए पहले आपका ये था 10+2 वाला स्टेज, ये था आपका। अब जो है आपका ये हो गया है 2 इयर्स, क्लास 1 से लेके 2 आपका, उसके बाद 3 इयर्स, 2+3, तो पहला वाला हो गया 5। ये देखिए इसमें 3 साल तक आंगनबाड़ी, प्री स्कूल और
बाल वाटिका, ये तीनों कंसेप्ट जो है आंगनबाड़ी, उसके बाद बाल वाटिका और प्री स्कूल, ये तीनों किस में आता है, याद रखिएगा आपका फाउंडेशनल स्टेज में। क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है आपसे। उसके बाद प्रीपरेटरी स्टेज कौन सा है, क्लास 3 to 5, ठीक है, एज ग्रुप 8 से 11, 8 to 11, और उसके बाद आपका 6 to 8 एज ग्रुप, ये मिडिल स्टेज है आपका। ये सारी बात ध्यान में रखिएगा, पहले भी बताया आपको पिछले स्लाइड में, ठीक। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका एम क्या है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। 3 to 6% जो है हम अपने जीडीपी का खर्च करेंगे किस पे, एज सुन एज पॉसिबल होगा ये अपने जीडीपी का 3.6% खर्च करना है एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन में। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये एम है किसका, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के भी मिनिस्टर हैं, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप के भी मिनिस्टर हैं कौन, आपके धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, नेक्स्ट जो है जयपुर वैक्स म्यूजियम में बाबा अंबेडकर के वैक्स स्टैचू की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा इसको कि कहाँ अभी वैक्स मूर्ति की स्थापना हुई, जयपुर वैक्स म्यूजियम में, ठीक है, याद रखिएगा जयपुर वैक्स म्यूजियम, वैक्स म्यूजियम में स्थापना हुई है बाबा अंबेडकर की मूर्ति। इसके बाद देखिए मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि में जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले में एक मोम प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहां से ये है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड कौन कर रहे थे, बी.आर. अंबेडकर, ठीक है। और उसमें और कौन कौन लोग थे, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, याद रखिएगा। बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये भी मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन थे, बी.आर. अंबेडकर, इंपॉर्टेंट है। के मुंशी मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे नाम आपके लिए जो यहाँ पे मेंशन है, मोहम्मद सादुल्लाह मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, अलहादी कृष्ण स्वामी अय्यर इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगर, ये सारे नाम जो है आप याद रखिएगा, यहाँ से रिकॉल कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन बनता है लगातार कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बी.आर. अंबेडकर के अलावा और कौन कौन मेंबर थे, 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा जाता है, या इनमें से कौन थे, इस तरह का क्वेश्चन जो है लगातार पॉलिटी में बनता है। तो आप यहां से ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा भी जो कमेटी थी उसके भी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, उनका भी ध्यान में रखिएगा, और उनके अंदर कौन सी कमेटी थी, किस चीज को हेड कर रहे थे, याद रखिएगा। यहां से बी.आर. अंबेडकर के बारे में आपने जान लिया कि ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे, और बाद में ये चलकर आगे चलकर क्या बने, लेटर हेल्ड द पोजीशन ऑफ लॉ मिनिस्टर, यही बने आपके, ठीक है, कौन, बी.आर. अंबेडकर। इस तरह की चीजें ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर कौन कौन सी कमेटी थी, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, प्रोसीजर कमेटी के, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। स्टीयरिंग कमेटी एंड लेटर बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी के भी हेड थे, ये लीड कर रहे थे। इनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू भी स्टीयरिंग कमेटी में थे। आगे देखिए जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द हेड ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, संघ के ये थे, ये संघ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेटस कमेटी। उसके बाद आपको कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, इन सब के जो है ये सब कौन लीड कर रहे थे, पी.टी. नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी किनके पास थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनका भी ध्यान रखिएगा आप, इनसे भी पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही वाज द हेड ऑफ प्रोविंशियल
कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, प्रोविंस को कौन देख रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद इनके अंदर और कौन सी थी? एडवाइजरी कमिटी भी, फंडामेंटल राइट्स भी, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, एंड लेटर ही बिकम द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2 पोस्ट संभाल रहे थे। और एक बात और यहां से याद रखिएगा कि सबसे लंबे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है सरदार पटेल ही रहे। अभी तक टोटल जो है 7 डिप्टी पीएम हो चुके हैं इंडिया में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहले आपके 15 अगस्त 1947 से 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उनके बाद आपको चौधरी चरण सिंह के बाद आपको बने जगजीवन राम, जगजीवन राम के बाद बने यशवंतो बलवंतो राव, उनके बाद आपको चौधरी देवीलाल, एंड लास्ट में आपके लाल कृष्ण आडवाणी। जून 2002 से लेके मई 2004 तक, ठीक है। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन रहे थे? लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये सारी जानकारी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन कभी भी ऐसा हो सकता है कि हु वाज द लास्ट सर्विंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो लाल कृष्ण आडवाणी जून 2002 से लेके मई 2004 तक। और सबसे पहले वाले जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, वह सबसे लंबे समय तक जो है आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं किसके? भारत के। और कोई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाए हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वी द वुमेन ऑफ इंडिया। या जब बात करते हैं संविधान के बनने की तो पुरुषों का तो नाम होता है, लेकिन इन महिलाओं को भी याद रखिएगा, इनका भी बहुत ज्यादा रोल है आपके किसमें? संविधान के बनने में। देखिए, हेल्प ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वुमेन हु हेल्प ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। महिलाओं का नाम ना लेना अन्याय नहीं तो क्या है। देखिए, इतनी सारी महिलाएं हैं, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं आपके संविधान के बनने में, ड्राफ्टिंग में हेल्प किया है। तो इनके बारे में भी जानते हैं थोड़ा। ये भी जो है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी ना किसी का नाम जो है आपको एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिलता ही है लगातार। सबसे पहले सुचित्रा कृपलानी को याद रखिएगा। इनको जो है आपको पहली सीएम बोला जाता है, पहली वुमेन सीएम है। कहाँ की थी ये? आपको उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। 1963 से आपको 1967 तक, ध्यान में रखिएगा इस बात को। उसके बाद ये पैदा अंबाला में हुई थी 1908 में, ठीक है। 1974 में डेथ हुआ इनका, ठीक है। ये याद रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित बहुत चर्चित नाम है, याद रखिएगा। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी। इन लोगों का नाम याद रखिए। पढ़ना है तो इनकी जीवनी पढ़िए, इनकी जीवनी पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। आज भी जो है इस तरह की महिलाएं जो है आपको पार्लियामेंट में मिलेंगी, बोलती हुई और चीजों को समझती हुए और लोगों के हित में काम करने वाली इस तरह की महिलाएं आज भी आपको आपके पार्लियामेंट में मिलेंगी, ठीक है। सरोजनी नायडू के बारे में पढ़िए। 1925 नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट फीमेल कौन थी? एनी बेसेंट। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1917 में बनी थी। जबकि इंडियन का नाम लिया जाए तो 1925 में सरोजनी नायडू थी। फ्रीडम फाइटर रेणुका राय को याद रखिए, पढ़िए इन लोगों को, ठीक है। फ्रीडम फाइटर, सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन रेणुका राय। इनमें से किसी एक की जीवनी भी आपको चाहिए कि डेली पढ़ें, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी फ्रीडम फाइटर। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में बताया आपको, पहली कैबिनेट मिनिस्टर। मालती चौधरी फ्रीडम फाइटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है, याद रखिए। सोशल वर्कर लीला रॉय, फेमिनिस्ट, फ्रीडम फाइटर एंड सोशल वर्कर, इनके बारे में भी जानिए, याद रखिए इनको। बेगम अजीजा
रसूल, बेगम अजीजा रसूल को याद रखिए, द ओनली वुमेन टू बी अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, ओनली वुमेन थी ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर थी, द ओनली मुस्लिम वुमेन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मेंबर थी। उसके बाद दक्षियानी वेलाधन, फर्स्ट एंड ओनली दलित वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए दलित वुमेन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हिस्सा थी, इनको भी याद रखिएगा, इनको भी याद रखिएगा। हंसा जीवराज मेहता सर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम 1946 से 49। यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब महत्वाकांक्षी हैं अपने आप में, सबकी जीवनी को आपको चाहिए कि उठाकर पढ़ें और जाने, ठीक है, और इंस्पायर हो। एनी बेसेंट के बारे में बता ही दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं LISP, ये याद रखिएगा, ये पहली जो है AI जो अभी बहुत न्यूज में है, ठीक है, उसकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है, पहली का बात किया जा रहा है। देखिए पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा लिप्स है, LISP। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, आपसे इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी बहुत AI जो है बहुत चर्चा में है। AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से एक क्वेश्चन आपको पहले भी कराया जा चुका है, बताइए कि कौन सी डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर बताया है, ठीक है, कोलिंस है, कैम्ब्रिज है या मरियम है, कौन सी है, इसको आपको बताना है कमेंट में। इसका पूरा नाम है आपको लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग इसका पूरा नाम है, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि पाइथन जो है सबसे ज्यादा AI प्रोग्रामिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग पैकेजिंग वगैरह में यूज होता है, प्रोग्रामिंग में यूज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपका सबसे पहली अगर पूछे AI की तो यही होगी आपकी LISP, ठीक है, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज कौन सी होती है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितना भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन है सबका सब ज्यादातर मोस्टली जो है इसी पाइथन पर बेस्ड होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया लिस्ट प्रोसेसिंग, याद रखिएगा LISP का पूरा नाम है, ठीक है, PDF में सब मेंशन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बनेंगे भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। दिनेश त्रिपाठी क्या बनेंगे, भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। यहां से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तीनों आर्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए। द इंडियन नेवी वाज फाउंडेड ऑन 5 सितंबर 1612, ठीक है, 1612 में थी, लेकिन इस टाइम ये क्या कहलाती थी, इस टाइम ये कहलाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन, ठीक है, इसका इस टाइम नाम था ईस्ट इंडिया कंपनीज मैरीन। आगे में ये लिखाता था इसके, जब 26 जनवरी 1950 से इसको कहा जाने लगा द इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी कहा जाने लगा कब से, 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद आप जो है नीचे देखिए कि आपको 4 दिसंबर अभी गुजरा है, 4 दिसंबर जो है नेवी डे से मनाया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि नेवी डे कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। और द इंडियन आर्मी वाज एस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1895 और 15 जनवरी को जो है आर्मी डे मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप। इस टाइम भी ये जो है इंडियन आर्मी ही कहलाती थी और 26 जनवरी 1950 के बाद भी ये इंडियन आर्मी ही कहलाती है, ठीक है। इसके बाद तीसरी कौन सी सेना है अपनी, द इंडियन एयर फोर्स वाज एस्टैब्लिश 8 अक्टूबर, ये 8 अक्टूबर याद रखिएगा, एयर फोर्स डे मनाया जाता है इस दिन, एयर फोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और ये 1932 को बनी थी, उस टाइम ये क्या कहलाती थी, द रॉयल इंडियन फोर्स, ठीक है।
1932 तक जब ये बनी थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से ये क्या कहलाने लगी आपको, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, द रॉयल इंडियन फोर्स कहलाती थी। उसके बाद ये आपको 26 जनवरी 1950 से द इंडियन एयरफोर्स कहलाने लगी। उसके बाद तीनों के चीफ ऑफ हेड का भी नाम याद रखिए, कमांडर इन चीफ का भी नाम याद रखिए। और दो चीज जो है तीनों में कॉमन है वो याद रखिएगा, वहां से कंफ्यूज मत होइएगा। तीनों का जब कमांडर इन चीफ बोल दे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, कमांडर इन चीफ के लिए, कमांडर इन चीफ के लिए आपका आंसर होगा, कमांडर इन चीफ के लिए आपका आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो भी नाम है आपको उस टाइम वही हो जाएंगे आपके कमांडर इन चीफ। और तीनों के चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का नाम पूछे तो आपको तीनों के एक ही हैं, अनिल चौहान। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये दूसरे हैं, पहले कौन थे आप कमेंट में बताइए। सीडीएस हो गया आपका, उसके बाद आपका कमांडर इन चीफ हो गया। अब नेवी चीफ ऑफ द नेवी कौन है आपके, ये है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका आर्मी, इंडियन आर्मी कौन है, इंडियन आर्मी चीफ ऑफ द आर्मी कौन है, चीफ ऑफ द आर्मी है आपके जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे, इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका इंडियन एयरफोर्स के कौन है, इंडियन एयरफोर्स के हैं विवेक, चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विवेक राम चौधरी। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन हुआ तो इसी तरह का क्वेश्चन होगा कि तीनों के चीफ का नाम पूछ सकता है आपसे। अभी ये जो है वाइस एडमिरल बने हैं आपके दिनेश त्रिपाठी, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन सेशन है। कल भी हमने आपसे कुछ क्वेश्चन डाले थे, अगर आपसे डेली का क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो और मेहनत की जरूरत है। Who has been recently appointed as the new executive director of the Insolvency and Bankruptcy Board of India? ठीक है, IBB के बारे में है। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड है ये, याद रखिएगा। इसको आपको बताना है, नहीं बताइएगा कमेंट में नहीं आएगा आंसर तो हम कल बताएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए बताइए इसको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है कि ये कब बना था, एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था ये आपको बताना है। उसके बाद रिसेंटली न्यूज मिशन अमृत सरोवर वाज लॉन्च इन विच ईयर, ये अमृत सरोवर किस ईयर लॉन्च हुआ था ये बताइए। ये मैं बता दे रहा हूँ कि 75 जो है सरोवर बनाना है हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा क्या लिया गया, ऐसा जो है इसमें एडमिट किया गया है। आपको ये बताना है कि ये कब हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। उसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इज सेट अप अंडर विच मिनिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बताना है, ये सारी चीजें जो है न्यूज में है, चर्चा में है, आपको आंसर करना है इसका। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में। उसके बाद द वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, ये भी बताइएगा आप, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये दिसंबर में ही होता है, आपको बताना है। तो आपके लिए सारी चीज इंपॉर्टेंट थी, इसको याद रखिएगा आप। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अपना जो एडिटोरियल प्लस का जो आ रहा है वो कंप्लीट होगा, ठीक है।